2 लाख एकड़ जमीन का कब्जा दिया। तो जो हम कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो लोगों को लगा कि भाई हमारी सरकार आई और इन्होंने वो करके दिखाया है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम सरकार बनाकर करना चाहते थे। जब हमारी सरकार गिरी उसके आखिरी हफ्ते में हमारा ये प्लान था कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली जो देहात में रहती है, तो उनके खिलाफ जो जमीन के वाले लोग हैं वो उनके खिलाफ कोई बाइकाट करता है और एट्रोसिटीज करते हैं कि उनके पास तो थोड़ी बहुत भी जमीन नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत जमीन देना ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ी बहुत जमीन देकर लोगों को लटका के देहात में रखना ये अच्छी चीज नहीं है। इसके तो हम भी खिलाफ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है, सोच विचार किया है कि थोड़ी जमीन जो है वो झेंगे के झाड़ की तरह से है। झेंगा होता है क्या? वो एक झाड़ होता है ना जिसको लंबी लंबी लकड़ी सी लगती है, जिसकी सब्जी बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वही झेंगा। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? झेंगे का झाड़, जिसको वो सब्जी लगती है ना, झाड़ लंबी लंबी लकड़ी लगती है जिसको नमक नमक डाल के है। चलो खैर, ऐसा जो दरख्त है उसके सहारे बहुत से लोग उसके सहारे बैठे रहते हैं देहात में कि भाई ये झाड़ है हमारे पास। चलो ऐसा, खैर वो अभी एक कहानी है, अभी मेरे पास समय नहीं बताने के लिए। लेकिन उसी के साथ उन्होंने कंपेयर किया कि अगर थोड़ी सी जमीन हमारे पास है तो लोग छोड़कर, जमीन को छोड़कर वो जाते नहीं हैं जिसके पास थोड़ी सी जमीन होती है। तो लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जब लोग देहात में रहते हैं हम तो उनका प्रबंध करेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रबंध का सोचा था, सेपरेट सेटलमेंट्स, हमारे लोगों के सेपरेट सेटलमेंट होने चाहिए। वो अपनी जिंदगी में वो नहीं करा पाए, लेकिन आज भी हम सोचते हैं कि हमें उस दिशा में कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट बैकवर्ड का कोई भी आदमी जो दूसरों के खेतों में खेती करके अनाज पैदा करता है, जो देहात में रहता है, जब तक वो देहात में रहता है उसके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना जरूरी है। अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उनके पास 1 एकड़ जमीन का होना जरूरी है। अगर गांव पंचायत की जमीन है तो उसमें से दे दिया जाए। अगर सरकार के पास जमीन नहीं है तो सरकार एक्वायर करके वो जमीन हर फैमिली को कम से कम 1 एकड़ दे। यह हमने अपनी सरकार के आखिरी हफ्ते में सोचा था, लेकिन जब सरकार नहीं रही तो ऐसी सोचें हमारे दिमाग में ही रह गई हैं। लेकिन ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये बात बताकर कि those who oppose will be required to propose। जो विरोध करते हैं तो उनके विरोध को ध्यान में रखकर तो डेमोक्रेसी में उनको भी मौका मिल सकता है कि भाई हम आपको मौका देते हैं, आप बताएं कि अगर ये सही नहीं है तो सही क्या है, और हम आपको मौका देके ये करके दिखाएं। तो हम लोगों ने अपोज नहीं किया बल्कि प्रपोज भी किया है। ये काम हम लोगों ने बीएसपी के माध्यम से किया है, बामसेफ के माध्यम से। बामसेफ को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती।
इस सोच के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने बामसेफ बनाने का सोचा। उसके बाद बामसेफ अभी बनी नहीं थी। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बामसेफ बनने के बाद में भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें संघर्ष करना होगा। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो भी हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बामसेफ संघर्ष नहीं कर सकेगी, इसलिए संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने BS4 बनाया। और कॉन्सेप्ट क्या था कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। पहला कॉन्सेप्ट था जिसके आधार पर बामसेफ बनाई कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है उसकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स। अगर आप लोगों ने समाज को बामसेफ के माध्यम से तैयार कर लिया है, तैयार करने के बाद आप हुक्मरानों से कहेंगे कि अब हम तैयार हैं, हमारा हिस्सा हमें दे दें, तो कोई नहीं देगा। आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। तो स्ट्रगल करने के लिए भी, संघर्ष करने के लिए भी संगठन होना, समाज को हमें संगठित करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि दोज हू अपोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रपोज। ये तीसरा कॉन्सेप्ट बनाया। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो अपोजिशन का काम है, अपोज करने का काम है, मुखालफत करने का काम है और संघर्ष के माध्यम से मुखालफत करने का काम है, वो DS4 नहीं करेगी, वो BSP करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी करेगी। तो इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। अब बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई है? हम लोग तो पहले बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे, उनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी, समझी, और हम लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को, जब तक मैं महाराष्ट्र में रहा, रिपब्लिकन पार्टी को कामयाब बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। ये जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, एजुकेटेड एम्प्लॉइज को रिपब्लिकन पार्टी को कामयाब बनाने के लिए मैंने सोचा था। और पूना में हम लोगों ने एजुकेटेड एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइज करके, आप लोगों ने तो बाद में कुछ किया नहीं इतना जितना मैंने पूना में किया था। हमने दादा साहब रूपवते को मेंबर पार्लियामेंट अनाउंस कर दिया था। मेंबर पार्लियामेंट की उनको हम तनख्वाह देते थे, मेंबर पार्लियामेंट की उनको सहूलतें देते थे। आप कहीं भी घूमो तो एजुकेटेड एम्प्लॉइज आपका पूरा खर्चा बर्दाश्त करेंगे। मैं एजुकेटेड एम्प्लॉइज से पैसा इकट्ठा करके उनके दफ्तर चलाता था। जिन लोगों ने पूना का पहला दफ्तर मेरा देखा होगा बामसेफ का, तो 2 कमरे का दफ्तर था। अगले कमरे में बामसेफ चलती थी और पिछले कमरे में, बीच में दरवाजा था, पिछले कमरे में RPI चलती थी। और पिछले कमरे में ही टाइपिंग मशीन होती थी, साइक्लोस्टाइलिंग मशीन होती थी। तो सारे सर्कुलर, सारा कारोबार उनका हम बामसेफ के ऑफिस से चलाते थे। दादा साहब रूपवते को हमने मेंबर पार्लियामेंट घोषित कर दिया और बाजीराव कामले को हमने MLA घोषित कर दिया। राज सालवी को हमने कारपोरेटर घोषित किया कि राज सालवी हमारा कारपोरेशन में हमारे समाज का काम देखेगा, बाजीराव कामले असेंबली के लेवल का काम देखेगा, दादा साहब रूपवते पार्लियामेंट के लेवल का काम देखेगा। और इनको हम वही सहूलतें देंगे जो MP, MLA या कारपोरेटर बनने के बाद सरकार इनको देती है।
उनको हम पीए भी रखते थे उनके साथ। दारा साहब रूपदे के साथ हमने एक पीए भी रखा था जो एमपी के साथ भी नहीं होता है। मैं एमपी हूं, मेरे साथ कोई सरकारी पीए नहीं है, लेकिन मैं तो अभी इस लायक हूं कि रख सकता हूं। लेकिन हमारे समाज के तो एमपी भी नहीं बनते थे, फिर भी हम उनके साथ एक पीए रखते थे जो सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास उस वक्त होता था उससे घूमते थे, और हमारा दारा साहब रूपदे फर्स्ट क्लास से घूमते थे। भाई आपने समाज का काम जो एमपी लेवल का आदमी करता है, आपको ठीक है आप पार्लियामेंट में नहीं जाने देते हैं, हम भेजेंगे, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम आपको अगर चुनाव जिता पाए तो सरकार आपको बर्दाश्त करेगी, अगर नहीं जिता पाते हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे। इस तरह से साथियों हमने कारपोरेशन में राज सालवी को हमने पहला कारपोरेटर बनाया। उसके बाद हम लोगों ने जब कारपोरेशन का इलेक्शन आया तो पहला तजर्बा उधर किया कि मैंने एजुकेटेड एम्प्लॉइज से पैसा इकट्ठा करके आरपीआई को चुनाव लड़ाया, 6 कारपोरेटर चुनकर भेजे। जब पहला चुनाव हमारी कोशिश के बाद आया, 6 कारपोरेटर चुनकर भेजे, और हर बार कारपोरेशन में हमारा एक ना एक चेयरमैन होता था, हमारा मतलब आरपीआई का। और 4-5 साल की कोशिश के बाद हम लोगों ने आरपीआई का मेयर बनवाया। उधर एक मिस्टर चौहान थे, उनको उनका पूना का मेयर बनवाया एजुकेटेड एम्प्लॉइज ने। ऐसा हमने सोचा था कि पूना को एक आइडियल जगह बनाकर फिर हम हर जगह एम्प्लॉइज को तैयार करेंगे कि आप भी अपनी अपनी जगह ऐसे करो भाई। और हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की। 1971 में मैं जब मुझे पता चला कि अभी बीपी मौर्य ये कांग्रेस में जा रहे हैं, तो मैं दिल्ली पहुंचा, तो उनको मैंने ये सब कुछ बताया कि महाराष्ट्र में हमने ये स्कीम बनाई है, तो हम इसको यूपी में भी लागू कर सकते हैं। तो आपको भी हम, अगर आप मेंबर पार्लियामेंट बन जाएं चुनाव में आरपीआई की तरफ से तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो आपको हर फैसिलिटी देना ये जिम्मेवारी हमारी होगी। आप आरपीआई छोड़कर ना जाएं, आप कांग्रेस में ना जाएं। उन्होंने मुझसे कहा, अभी भी मैं उनकी थोड़ी कदर करता हूं, महाराष्ट्र के नेताओं के मुकाबले में मैं उनकी अभी भी कदर करता हूं थोड़ी सी। क्यों करता हूं? उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो आदमी तो ठीक लगते हैं, जब हम महाराष्ट्र में आते थे तो आप हमारी सेवा भी करते थे, तो इसलिए तो मैं तो आपकी कदर तो करता हूं, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये एजुकेटेड एम्प्लॉइज ज्यादा देर हमें नहीं चला पाएंगे, ये हमें ज्यादा देर नहीं चला पाएंगे। मेरा बड़ा पुराना तजुर्बा है, 1945 से मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आया हूं, 1956 तक उनके साथ काम किया है। आपने तो बाबा साहब का नाम भी 1965 में सुना है। तो इस दिशा में मैं 45 साल, 1945 में मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था। मैं अपने लोगों को अच्छी तरह से समझता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी इन्होंने ज्यादा सहयोग नहीं दिया है, ये हम लोगों को कहां तक सहयोग देंगे ये मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं फैसला कर लिया है, जिसके लिए मैं उसको आज भी कदर करता हूं उसकी, कि मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग समाज का तो 1945 से चलकर आज तक समाज का तो कुछ कर नहीं पाए। अगर इस मौके पर मैं कांग्रेस में ना गया तो अपना भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर हम समाज का कुछ नहीं कर पाए तो हमें अपना तो कुछ कर लेना चाहिए। उसने ऐलान करके अपना कुछ करने का फैसला किया, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं ने बगैर ऐलान किए ही काम शुरू कर दिया।
जिनको हम एमपी की एमएलए की सहूलतें देते थे, वो हमारी सहूलतों के आधार पर इधर उधर घूमते थे, समाज का काम कम करते थे और वो कांग्रेस में जाने का काम ज्यादा करते थे। जो हमने उनके साथ उनको पीए दिए हुए थे, उनकी सेवा करते थे, वो मुझे आकर रिपोर्ट देते थे कि भाई ये दादा साहब रूपते तो समाज का काम झोपड़ों में आप बेचते, देहातों में बेचते, उधर तो नहीं जाता है, टिकट तो उधर का देते हैं आप लोग। लेकिन ये तो दादा साहब, एक और था कांग्रेस का दादा था, क्या नाम उसका, मर गया, वो मुख्यमंत्री बना था ना, हैं? नहीं, एक दादा था, पता नहीं क्या है, वसंत दादा। ये तो वसंत दादा पाटिल के ज्यादा चक्कर लगाते हैं और हमारे समाज के कम लगाते हैं, क्योंकि वसंत दादा पाटिल उस वक्त कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था। जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तो वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र का वो चीफ मिनिस्टर, तो ये नाइक था मेरा ख्याल, चौहान जाने के बाद, वाईबी चौहान के बाद नाइक उस वक्त चीफ मिनिस्टर था और ये वसंत दादा पाटिल ये महाराष्ट्र का कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो उनके पास ये ज्यादा चक्कर मारते हैं, ज्यादा जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जब सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो कांग्रेस में चले गए, महाराष्ट्र के लोग ज्यादातर कांग्रेस में चले गए। लेकिन उस वक्त से मैंने ये, उसके बाद में भी मैंने जब तक महाराष्ट्र में रहा, या महाराष्ट्र छोड़ने के बाद में भी मेरी ये कोशिश रही कि हमें रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना। जब हम दिल्ली में गए तो दिल्ली में भी हम लोगों ने, मेरे जाने के बाद 1976 में मैं उधर गया, 1977 में कारपोरेशन का चुनाव हुआ। 1977 में पहले जो चुनाव हुआ तो उसमें जनता पार्टी के साथ समझौता कराने के लिए मैंने रिपब्लिकन पार्टी वाले लोगों की काफी उधर मदद की। और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली की कारपोरेशन का चुनाव रिपब्लिकन पार्टी का पूरा एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइज करके, उनसे उनकी शक्ति बनाकर, उनसे पैसा इकट्ठा करके, तो 1977 में जो कारपोरेशन का चुनाव है वो भी, तो उस वक्त तक बामसेफ तो बनी नहीं थी, लेकिन एजुकेटेड एम्प्लॉइज की शक्ति जितनी मैंने बनाई थी उस आधार पर, तो वो चुनाव भी हमने उधर लड़वाया था। लेकिन उसके बाद जैसे बामसेफ बनी 1978 में, तो रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने बामसेफ का विरोध करना शुरू कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने बामसेफ का विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि जिस तरह से मैं तो, जैसे हमारे एक मिस्टर, मेरे साथी जो पूना में मैं जिनको छोड़ के आया था पीछे, वो फंड रेज करते थे, तो मैं रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को मदद करता था। तो जब हम लोगों ने खोबरागढ़े की मदद की, उनसे पैसा लेकर बैरिस्टर खोबरागढ़े को मदद की, तो बामसेफ के लोगों ने मेरा विरोध किया कि भाई ये तो दारू पीने वाला आदमी है, ये तो शराब पीने वाला आदमी है, तो जब तक ये शराब नहीं छोड़ता है तो तब तक हमें इसको पैसे की मदद नहीं करनी चाहिए। अब उसने बेचारे ने शराब छोड़ी नहीं, तो इन्होंने मुझे ही पैसा देना बंद कर दिया। पूना के लोगों ने, उसमें एक कर्मचारी था मिस्टर भगत, अब पता नहीं वो है या रिटायर हो गया होगा, तो उसने सारे कर्मचारियों को कन्विंस करके तो मेरे पास वो ये लेकर आए कि भाई हम इनको मदद नहीं करेंगे क्योंकि ये तो शराब पीता है, और हमारे पैसे से हम पैसा इकट्ठा करें और ये उसकी खोबरागढ़े उसकी शराब पी जाए, ये हमें मंजूर नहीं है।
तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो नहीं पीता हूं, आप तो पैसा मुझे देते हैं, तो मेरा भत्ता क्यों बंद करते हो? वो कहने लगे आपका भत्ता उधर चला जाता है इसलिए हम नहीं देंगे, आपको भी नहीं देंगे। तो इस तरह से तो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ कर्मचारियों की तरफ से उनको विरोध होने लगा। जिस तरह से आज कर्मचारी जो है तो आप थोड़े कंप्लेन करते हैं, दुखी हैं, तो कितनी आपकी कंप्लेन जायज है नाजायज है उसके ऊपर तो मैं गौर करूंगा, लेकिन उस वक्त भी हमें ये दिक्कत आई। और जब हमने शराब पीने वाले आरपीआई के लोगों का भत्ता बंद कर दिया कर्मचारियों ने, मेरी अपील के बावजूद भी मैंने उनसे कहा कि भाई इनको तो पुरानी आदत है, ये छोड़ेंगे नहीं, तो चलो इनके लिए शराब का भी बंदोबस्त कर देना चाहिए। वो बोलने लगे कि नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। तो आरपीआई के जो दारू पीने वाले नेता थे वो सारे हमारे खिलाफ हो गए, वो सारे बामसेफ के खिलाफ हो गए। अब बामसेफ के खिलाफ हो गए मतलब कांशीराम के खिलाफ हो गए, क्योंकि मैं उनकी दारू का बंदोबस्त, मैं तो इस मत का था कि उनका कर ही देना चाहिए बंदोबस्त भाई, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे वो इधर उधर से कर लेंगे, अपने आप को बेचकर, अपने समाज को बेचकर कर लेंगे, तो वो तो करेंगे ही, चलो हम ही कर देते हैं। लेकिन उसके बाद बामसेफ और रिपब्लिकन पार्टी में महाराष्ट्र में पहले टेंशन हुआ, और महाराष्ट्र के लोग ही आरपीआई को देश भर में कंट्रोल करते थे। तो फिर ये फैसला किया गया सबसे मिलकर कि भाई हमें अभी, जब वो मुझे देते नहीं पैसा तो आरपीआई वालों को हम मदद नहीं कर पाएंगे, जब मदद नहीं कर पाएंगे वो हमारा विरोध करने लगे। तो उस वक्त फिर मैं सोचने पर मजबूर हुआ भाई क्या किया जाए। तो उस वक्त मैंने काफी स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है, मिशन है, उनकी जिंदगी में वो डायनेमिक रहा। मुझे ऐसा लगा कि उसको पहिए लगे हुए हैं, वो उसको चलाना आसान है। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद उनके जो लेफ्टिनेंट्स थे वो उसको डायनेमिक नहीं बना सके, डायनामिज्म उसका नहीं रख सके, वो स्टैटिक बन गया, वो बगैर पहियों के बन गया, तो उसको चलाना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से तो मैंने सोचा कि इस मूवमेंट को अगर हमने चलाना है तो डायनेमिक बनाना होगा, इस मूवमेंट को हमें डायनेमिक बनाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले बहिष्कृत भारत 1922 में पब्लिकेशन शुरू किया, 1927 में उसका नाम जनता रख दिया, 1955 में प्रबुद्ध भारत रख दिया। बहिष्कृत भारत से शुरू करके प्रबुद्ध भारत तक वो पहुंचे, 1922 से शुरू करके 1955 तक। तो इस किस्म का डायनेमिज्म मुझे नजर आया। उन्होंने डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट 1924-25 में बनाकर हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाकर, फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाकर, फिर रिपब्लिकन पार्टी आखिर में बनाकर उन्होंने ऐसा ये हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा इसमें भी मुझे डायनेमिज्म नजर आया कि बाबा साहब अम्बेडकर मौके के हिसाब से, वो चीज एक ही है, मिशन एक ही है, मूवमेंट एक ही है, लेकिन उसको मौके के हिसाब से उसके नाम बदलते रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से बदलकर रिपब्लिकन पार्टी बनाने का क्यों सोचा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है ये तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों तक ही सीमित है। तो जिस किस्म का देश में कारोबार चल रहा है या वोट का अधिकार हमें मिला है, तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के आधार पर ही ये मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाने का सोचा होगा।
तो मैंने सोचा कि भाई लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है ये तो जो चलाने वाले इसको लोग हैं रिपब्लिकन पार्टी को, ये तो इसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से भी नीचे ले आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब तक जिंदा थे तो इस देश का जो ब्राह्मणवादी समाज है और उनकी पार्टियां हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ शेड्यूल कास्ट का लीडर बनाने का प्रयास किया कि बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, यही उनको बनाए रखने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन 1956 के बाद जो बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर को महारों का नेता रखने की कोशिश की। सिर्फ महारों का नेता वो बन के रहे तो उसकी कोशिश की। ऐसा मुझे लगा कि भाई ये तो और मूवमेंट सुकड़ रही है, ये मूवमेंट तो और सुकड़ रही है। और यही नहीं, जब तक मैंने महाराष्ट्र को छोड़ा नहीं था मेरे नोटिस में एक और बात आई कि महारों तक ही सीमित करने से वो खुश नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने महारों में भी आगे 4 टुकड़े करने की कोशिश की, बावने, बारके, लाडवन और सोमवंशी। किसी ने कहा कि वो तो बावने का है लीडर। भाई खोबरागढ़े किसका लीडर है? वो बावने का लीडर है। बावने या बारके क्या है वो? आप लोग कुछ लोग ज्यादा जानते होंगे। फरक साहब गायकवाड़ है, ये सोमवंशी का लीडर है। तो भाई अगर इस तरह से मूवमेंट को चलाओगे तो ये तो शेड्यूल कास्ट, पहले तो बाबा साहब अंबेडकर के जमाने में उनको शेड्यूल कास्ट तक उनके दुश्मनों ने सीमित रखा और बाबा साहब के जाने के बाद उनको महार लेवल पे ले आए और उसके बाद बावने, बारके, लाडवन और सोमवंशी लेवल तक ले आए। यही हाल हमारे साथ पंजाब में हुआ है। अभी पंजाब में हमारे 9 एमएलए थे, 9 में से 6 आधर्मी थे, 2 रामदासी और 1 मजहबी। बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, लेकिन पंजाब की बहुजन समाज पार्टी क्या थी? सिर्फ 3 जातियों की पार्टी, आधर्मी, रामदासी और मजहबी। मैं उनको बताता रहा कि भाई ये तो मनुवाद के आधार पर, जिनको जाति के आधार पर तोड़ा गया है, उन सारी जातियों को जोड़ना है, तब ये बहुजन समाज बनेगा। और जब बहुजन समाज बन जाता है, ये इन जातियों का अलायंस बन जाता है। अगर हम इन जातियों का तोड़े हुए लोगों को जोड़कर उनका अलायंस बना देते हैं, वो आपस में सीटें बांट लेते हैं, एक दूसरे को मिलकर जिताने लगते हैं, तो फिर हमें किसी और से अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा ख्याल मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग कि अगर ये 6000 जातियों का अलायंस बन जाए, 6000 में से मानो हम 1000 का ही बना दें, जिसके आधार पर हम जीतने लग जाएं, तो फिर हमें किसी दूसरी पार्टी से अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ेगी। लेकिन जब तक हम ये नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें किसी दूसरे के साथ अलायंस करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे पंजाब में हम लोगों ने पिछला चुनाव अकालियों के साथ मिलकर हमने
लड़ा। 3 सीटें हम जीत गए, पार्लियामेंट की 8 वो जीत गए। अब इस वक्त भी बहुत से लोग सोचते थे कि फिर हमें उनके साथ अलायंस कर लेना चाहिए, कि उनके साथ अलायंस करके वो भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी के साथ करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमारे साथी सोचे कि कांग्रेस से कर लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वालों ने सोचा कि कांशीराम ने हमें उत्तर प्रदेश में नीचा दिखाया है, हम इसको पंजाब में नीचा दिखाएंगे। मैंने सोचा कि नीचा देखना ही है तो फिर हम आपको भी दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, तो मेरा अभी भी विश्वास है, अभी भी मैं पंजाब में जो छोटी सी स्टेट है, तो 2 साल के अंदर अंदर मुझे भरोसा है कि हम बहुजन समाज की अपनी सरकार बना सकेंगे। क्योंकि अकाली पार्टी की सरकार आज तक कभी 2 साल चली नहीं है, अभी भी चलने की संभावना नहीं है। अगर 2 साल के अंदर फिर हमें दोबारा मौका मिलता है तो तब हम बहुजन समाज की सरकार बना पाएंगे, किसी से समझौता किए बगैर, किसी से अलायंस किए बगैर। लेकिन शर्त यही है कि हमें इन लोगों का अलायंस बना देना चाहिए जिसका नाम मैंने बहुजन समाज रखा है। बहुजन समाज क्या है? मनुवाद के आधार पर गिराई गई जातियों का अलायंस है। अगर ये टूटे रहते हैं तो ये कमजोर रहते हैं, अगर जुड़ जाते हैं, अगर टूटे रहते हैं तो अल्पजन रहते हैं, अगर जुड़ जाते हैं तो बहुजन बन जाते हैं। तो इसी तरह से तो जब मैंने महाराष्ट्र में देखा कि भाई वैसे ही हम टूटे हुए हैं, अब इन्होंने मेरे देखते देखते इस पार्टी को, जिसमें बाबा साहब की पार्टी को, जिसको शेड्यूल कास्ट की पार्टी बाकी दुश्मनों ने उनके बना के रखा, वो बाबा साहब ने इनको बदलने की कोशिश की। इसका नाम रिपब्लिकन पार्टी रखा कि इसको हम, पता नहीं वो क्या करना चाहते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि शायद इसको ब्रॉड बेस करना चाहते होंगे। किस आधार पर करना चाहते होंगे वो तो वही जानते होंगे। लेकिन जो मैंने सोचा कि अगर हमें ब्रॉड बेस करना है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से काम नहीं चलता है, तो हमें शेड्यूल कास्ट ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, जिन लोगों को मनुवाद के आधार पर, ब्राह्मणवाद के आधार पर जिनको तोड़ा गया है, उनको जोड़कर हम अल्पजन से बहुजन बनाएंगे और बहुजन बनने के बाद ये लोग अपने एमएलए बनाएंगे, अपने एमपी बनाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी रखा है। मुझे लगता है कि ये तो अभी तक आप लोगों को समझाया होगा अपने साथियों ने, लेकिन अगर नहीं समझाया है तो थोड़ा समय लेकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी हमने नाम इसका रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमें मूवमेंट को डायनेमिक बनाना है, कामयाब बनाना है। कामयाब बनाने के लिए तो जो इसमें बदलाव करना है वो हमें करना चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें ये बदलाव किया है। तो जब हमने ये बदलाव करके आगे बढ़े हैं तो हमने आगे बढ़ के दिखाया है। पहले हमने बहुजन समाज पार्टी को 1% वोट हासिल करके इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। आजकल तो बगैर 1% वोट के भी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन जब हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तब रजिस्टर कराने के लिए भी 1% वोट चाहिए था। 1985 के चुनाव में, मार्च 1985 के चुनाव में हम लोगों ने
1% से ज्यादा वोट हासिल करके इसको रजिस्टर कराया। फिर 89 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने इसको रिकॉग्नाइज कराया। रिकॉग्नाइज कराने के बाद हमें उत्तर प्रदेश में हाथी का सिंबल मिल गया। जो हाथी बाबा साहब अंबेडकर ने अपनाया था, उनके लेफ्टिनेंट से वो छूटकर जंगल में चला गया। तो जंगल से पकड़कर हम लोगों ने हाथी को अपने कब्जे में किया। 89 में 89 में हम लोगों ने हाथी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में हमने पार्टी को रिकॉग्नाइज करा के हाथी को हमने अपनाया। उसके बाद 93 में हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में भी रिकॉग्नाइज होगी। अब 96 में हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज हो गई। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रिकॉग्नाइज होने के बाद आज हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। आज हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। हमने छोटे से जीरो से शुरू करके इसको इधर तक लाया है। गैर राजनीतिक जड़ें बनाकर ही इधर तक हमने लाया है। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके ही इधर तक लाया है। पहले हमने ये, मैं समझता हूं कि 3 दिमाग, हुनर और पैसा, इन तीनों के हमने जनरेटर बनाए और ये जनरेटर छोटी कैपेसिटी के थे। ये जनरेटर छोटी कैपेसिटी के थे। जब 78 में बामसेप बने तो उस वक्त बर्तो बामसेप हुआ। तो उस वक्त, ये कब तक बुक है हमारा? हाँ? तो 78 में हमारा जनरेटर लगभग 3 लाख रुपया जनरेट कर पाया था। ये कोई टाइम तो लिमिट तो नहीं है, तो मैं आधे घंटे में और कंप्लीट करूंगा। तो मुझे मालूम है कि आप लोग खाने के इंतजार में हैं, कोई बात नहीं, तो आधा घंटा और बर्दाश्त करें। तो 78 में हमारा जनरेटर 3 लाख रुपया जनरेट कर पाया था। लेकिन 96 में पार्लियामेंट के चुनाव में लगभग 2 करोड़ रुपया जनरेट कर पाया था। और 96 के चुनाव में, जो अक्टूबर 96 में असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें लगभग 2 करोड़ रुपया जनरेट कर पाया था। अभी पंजाब में चुनाव हुआ है, अभी उधर हमें फंड की जरूरत पड़ी तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया अभी जनवरी फरवरी में हमारे जनरेटर ने जनरेट किया है। और आप लोगों के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आया है। जो इधर गरम्बल कर रहे हैं, जो इधर शिकायतें कर रहे हैं, तो उनमें से कोई मुझे बताए, क्या आप लोगों से मैंने किसी से 1 रुपया लिया है? इधर जो लोग बैठे हैं या जिधर से आप लोग चलकर आए हैं, ये सारे का सारा फंड हम लोगों ने सिर्फ उत्तर प्रदेश से जनरेट किया है।
अब जनरेटिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, जनरेटिंग कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। दूसरों के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से 1 करोड़ 10 लाख रुपया जनरेट करके पंजाब में लगाया, लेकिन 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया प्रकाश सिंह बादल ने गिद्धड़वा की एक एमएलए की सीट जिताने में, प्रकाश सिंह बादल ने जो अभी मुख्यमंत्री बना है, उसने एक एमएलए की सीट को जिताने में इससे ज्यादा रुपया लगाया। गिद्धड़वा की सीट को, जिधर से अकाली पार्टी का रिवाइवल उन्होंने शुरू किया, एक सीट को जिताने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने लगाया। मैंने उनसे कहा कि भाई आप इतना पैसा क्यों लगाते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले इससे ज्यादा लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले इससे ज्यादा लगा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि मैं अभी एक चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपया जनरेट करने वाला बन गया हूं, लेकिन एक एमएलए की सीट के ऊपर हमारे विरोधी लोग, जिनका हमें मुकाबला करना है, वो 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 एमपी कभी बेल में कभी जेल में है। आता है कुछ हद तक, अपनी सरकार बनाने के लायक नहीं तो दूसरों की ना बनने के लिए तो आ जाता है काम। दूसरों की ना बन सके उतना तो हम करने लायक बन ही गए हैं। अगर अपनों की बनानी है, अपनी बनानी है, तो हमें और आगे बढ़ना होगा। जब हमारे उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर को रिजल्ट निकला, 11 को मेरी सीताराम केसरी से बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि जो आपने पहले कहा था कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हमारे सहयोग से चलती है, यूनाइटेड फ्रंट को चाहिए कि वो अपने सहयोग से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाए। आपने जगह जगह कहा, कमिट किया है। अभी यूनाइटेड फ्रंट से आप बात करें, मैं नहीं करता हूं। आप उनसे कहें कि भाई हमारे सहयोग से आपकी सरकार चलती है, आपके सहयोग से हमारी चलाओ। उसने कहा उनको, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। पता नहीं कैसे कहा होगा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो इस आधार पर आप अपना समर्थन वापस ले लो। उन्होंने कहा कि समर्थन तो हम वापस नहीं ले पाएंगे। अपनी मुश्किलें बताई, अपनी मुश्किलें बताई। बाकी मुश्किलें तो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूं समय अभाव के कारण, लेकिन एक मुश्किल जरूर बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाव में कई मुश्किलें हैं। एक मुश्किल ये भी है कि हमें 400 करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए चाहिए।
हमें 400 करोड़ रुपया पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ मिलकर दो पार्टियों की मिलीजुली सरकार बन सके, 13 की बजाय 2 की मिलीजुली सरकार बन सके, मुझे भरोसा है कि हम राव के साथ मेरा एग्रीमेंट था, लेकिन अब राव नहीं रहे, आप आ गए हैं, तो आप ये एग्रीमेंट कर लें कि हम मिलीजुली सरकार बनाएंगे, 2 पार्टियों की बनाएंगे। तो ये काम मैं करवा सकता हूं। बहुजन समाज का जितना आज हमें देश में सहयोग मिलता है, उसके भरोसे पर मैं कह सकता हूं कि हम ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमें तो चुनाव लड़ने के लिए 400 करोड़ रुपया चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि वे 543 सीटें हैं, तो 543 में से आप 400 लड़ लेना, हम 143 लड़ लेंगे। तो जब मैंने 400 कहा, उन्होंने कहा कि 400 पार्लियामेंट की सीटें लड़ाने के लिए हमें 400 करोड़ रुपया चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि 143 लड़ाने के लिए मेरे लिए तो 4 करोड़ भी बहुत होगा। मैं 4 करोड़ तक जनरेट कर लूंगा, आप लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, लेकिन मैं तो 4 करोड़ से ही अपना काम चला लूंगा। तो कांग्रेस का काम 400 करोड़ से कम में नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस का 400 करोड़ से कम नहीं चलता है, तो बीजेपी का भी इससे कम नहीं चलता है। और जब सैकड़ों करोड़ रुपया चुनाव पर लगता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। जो आज बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार है, तो उसका कारण क्या है? चुनाव के ऊपर जो ये पैसा लगता है, लेकिन फिर भी चुनाव तो हमें लड़ना पड़ता है। हम लोग थोड़े पैसे से ज्यादा हम रिजल्ट दिखा सकें, ऐसा भी हम लोगों ने प्रबंध किया है, लेकिन थोड़े की भी कोई लिमिट है। अब सैकड़ों हजारों से काम नहीं चलता है, लाखों से भी नहीं चलता है। अगर हमें देश में अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो करोड़ों का खर्चा है, और करोड़ों का प्रबंध करने लायक हम लोग बन चुके हैं। चंद करोड़, ज्यादा नहीं, 400 करोड़ नहीं, 4 करोड़ तक। तो इसलिए साथियों, तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं, आपको जो हमारे एमएलए या दूसरे नेता जो भाव नहीं देते हैं, उसका कारण एक ये भी है कि कांशीराम अपने बलबूते पर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ पैदा करने लायक बन गया है। उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि इन लोगों को आप लोगों से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना है, और ना छोटे कर्मचारी इतना कर ही सकते हैं, कर सकते हैं अगर उनमें तमन्ना हो। क्योंकि जब मैंने ये जनरेटर ऑन किया था पॉलिटिकल पर्पस के लिए इलाहाबाद के चुनाव में, तो मैंने 1 वोट के साथ 1 नोट का मैंने डिमांड रखा था। इलाहाबाद चुनाव से मैंने ये काम शुरू करके, उसके बाद जब मैं इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के बाद वापस गया, तो महाराष्ट्र के नागपुर के बीवी मेश्राम हैं, उनको मैंने हिसाब किताब के लिए रखा हुआ था। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, दूसरे दिन हमने अपना अकाउंट बंद किया, तो 2 लाख रुपया हमारे पास बचा था। चुनाव लड़ने के बाद वीपी सिंह के मुकाबले में
कांग्रेस के मुकाबले में चुनाव लड़ने के बाद हमारे पास 2 लाख रुपया बचा था, जो अकाउंट बंद करके, फाइल बंद करके तो बीबी मेश्राम दिल्ली ले गए थे। उसके बाद मैंने इटावा से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद मैं 2.5 लाख रुपया वापस लेके दिल्ली पहुंचा था। चुनाव हम समाज के बलबूते पर लड़के कामयाबी हासिल करके, तो हम पैसों का जो अभाव है उसको पूरा करने लायक हम लोग प्रबंध करने लगे थे। जब मैंने इलाहाबाद का चुनाव लड़ा तो मुझे कुछ कमी नजर आई। तो इसके बाद जब मैंने इटावा से चुनाव लड़ा तो मैंने 2 सेक्रेटरी अपॉइंट किए, एक पैसा इकट्ठा करने के लिए, दूसरा खर्चने के लिए। एक तरफ से पैसा आता था और दूसरी तरफ से जाता था। 28 कमरे का होटल मैंने उधर बुक किया था। 28 कमरे के होटल में 2 कमरे मैंने ऐसे कोने पे रखे थे। एक कोने से पैसा आता था और दूसरे कोने से जाता था। पैसा आया भी और गया भी। चुनाव भी हमने जीता और फिर 2.5 लाख रुपया बचाकर हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। तो इस समाज को तैयार करने के लिए हम लोगों ने बहुत से प्रबंध किए और सबसे पहला प्रबंध जो हमने किया था वो पढ़े लिखे कर्मचारियों को संगठित करके, क्योंकि आप आज वही बातें कर रहे हैं जो बहुत पहले मैंने बताई थी या बहुत पहले हमने शुरू किया था। मैंने आपसे कहा है कि जब हम लोगों ने बामसेफ, बट्टो बामसेफ बनाया था तो हम लोगों ने, विदर्भा क्षेत्र से था वो, अभी तो रिटायर हो गया, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में का खजांची था। तो मुझे लगा कि ये हिसाब किताब में अच्छा है, तो इसलिए मैंने उसको खजांची बनाया और ये उससे वादा लेकर कि भाई हमारे समाज में लोग पैसा इकट्ठा करके खा पी जाते हैं। जब मैंने महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती के मौके ऊपर संघर्ष हुआ, हमें आंदोलन करना पड़ा। उस पूरे आंदोलन में पूरे का पूरा पैसा कांशीराम का लगा था। मैंने किसी एम्प्लॉई से भी इकट्ठा नहीं किया था, लेकिन सारे का सारा पैसा मेरा लगा था। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने कहा कि इस आंदोलन में सबसे पैसा इकट्ठा किया जाए। मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, ये तो ऐसा होना चाहिए। तो उस वक्त पहली बार कूपन छपाए गए पैसा इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने कमेटी बनाई, पैसा इकट्ठा करने के कूपन बांटे, इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जब कुछ आंदोलन चला तो मुझे लगा कि आंदोलन चलने में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अपने पैसे से चलाता रहा, जो थोड़ा बहुत उस वक्त चलता था। उस वक्त मेरे पास 35,000 रुपया था। तो मैंने सोचा कि चलो, उस वक्त का तो 1964-65 में तो 35,000 की काफी वैल्यू होती थी। तो मैंने बोला कुछ देर तो ये चल ही जाएगा। तो उस वक्त तो कुछ कर्मचारियों ने, जब जैसे आंदोलन खत्म हुआ,
अंबेडकर जयंती अनाउंस हो गई तो कुछ कर्मचारियों ने कहा कि भाई पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए। मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है भाई, हिसाब किताब करो। तो जिस कर्मचारी ने कहा था कि हिसाब किताब होना चाहिए, उसी के घर में हमने मीटिंग रखी, उसी की ड्यूटी लगाई कि भाई आप लोगों ने पैसा, ये कमेटी बनाई है, आप लोगों ने ही पैसा कूपन बांटे हैं, आपने इकट्ठे किए होंगे, तो भाई करो हिसाब किताब, लेना देना होगा। जब लेना देना होगा, हिसाब किया। ये पहले आंदोलन की बात है जब अंबेडकर जयंती के लिए हमने अम्युनिशन फैक्ट्री में आंदोलन किया था, 1965 की बात है। तो जब पैसे का हिसाब करने लगे, कूपन इकट्ठे करने लगे, तो लोग कूपन ही नहीं लाए और 1-1 रुपए का कूपन छापा था। और आप लोग भी सुन के दंग होंगे, मैं तो उस वक्त दंग नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो पैसा लगा था, मुझे तो दंग होने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पूना के वो कर्मचारी जो मेरे साथ चल रहे थे, वो भी दंग हो गए कि हम लोगों ने कूपन छपाने में जितना पैसा लगाया उतना तो छोड़ो, सिर्फ 1 रुपया इकट्ठा हुआ। जिस कर्मचारी ने ऑब्जेक्शन लिया था, सिर्फ उसी ने 1 रुपया दिया था। जिसने ऑब्जेक्शन लिया उसी ने 1 रुपया दिया। तो वो सोचा कि मैंने तो ये सोचा था कि जब मैंने 1 रुपया दिया है, पता नहीं कितना इकट्ठा हो गया होगा, पता नहीं कितना इकट्ठा हो गया होगा। मैंने उससे सोचा कि भाई ये इतना रुपया लगा है इसके ऊपर, तो अभी आप जिम्मेवारी लो, कूपन आपके हाथ में है, आप इसको इकट्ठा करके दे दो। उसी दिन से वो हमारा संगठन छोड़ गया। अब ये मेरे बस का काम नहीं है। जब ये लोग इकट्ठा ही नहीं करते हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ गई, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उससे मैंने सबक सीखा। जब मैंने उसके बाद एसोसिएशन बनाई, पहली जो बामसेव की मां है वो बनाई, तो उसका जनरल सेक्रेटरी को मैंने ये तैयार किया कि भाई इस समाज से पैसा इकट्ठा करना है, तो इस समाज को आदत पड़ी हुई है कि पैसा इकट्ठा करके उसको मिसअप्रोप्रिएट करना है, उसका दुरुपयोग करना है, उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है, लोग पैसा नहीं देते हैं। पैसा कम इकट्ठा होता है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। अब देखो ये तजुर्बा है हमारा कि 1 रुपया इकट्ठा हुआ है और इतनी इसकी चर्चा हो गई। और जब हिसाब किताब करने लगे तब ये समझ में आया कि ये समाज पैसा क्यों नहीं देता है, क्योंकि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए उसी जगह जिस जगह ये आंदोलन हुआ था, लोग पैसा इकट्ठा करते थे, 2 महीने मनाते रहते थे, पैसा इकट्ठा करते रहते थे और खाते पीते रहते थे, थोड़ा लगा जाते थे, थोड़ा खा पी जाते थे। तो इसलिए मैंने अपने उससे सबक सीखे कि भाई हमारे संगठन में आपको डेली हिसाब देना है। 1 महीना हम डेली हिसाब देते रहे। पैसा बहुत कम होता था, पैसा बहुत कम खर्चा होता था। अगर ज्यादा की जरूरत पड़ती थी तो मैं अपनी जेब से खर्च देता था। तो उसके बाद 1 महीने के बाद सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर मेरे पास आए, जो हमारे मेंबर बने थे, कि भाई ये बंद करना चाहिए। मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर डेली हिसाब नहीं है। वो बोलता है इससे तो हम नंगे होते हैं, पैसा आता ही नहीं है, खर्चा ही होता रहता है। तो 1 हफ्ते में 1 बार हिसाब होना चाहिए। तो ऐसा करते करते जिस दिन ये 1965 से लेकर 1978 तक जिस दिन बरतो बामसेफ हुआ,
उस दिन तक मैंने ये प्लान बनाया हुआ था कि जिसको पैसा देना है वही क्वालिफाई करेगा देने के लिए, जो खर्चे का मुझे हिसाब दे, जो खर्चे का हिसाब दे कि भाई हमने ये पैसा खर्च किया हमारे यूनिट ने और ये खर्चा हो गया, तो मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। 1978 में 12 यूनिट ने क्वालिफाई किया था पैसा इकट्ठा करने के लिए, फिर भी लगभग 3 लाख इकट्ठा हो गया था। तो उसमें से 5 दिन का बरतो बामसेफ का प्रोग्राम मनाने के बाद लगभग 50-60 हजार रुपया हमारे पास बचा था, जिससे हम लोगों ने एक फोर्टनाइटली मैगजीन ऑपरेस्ट इंडियन हमने 14 अप्रैल से शुरू कर दिया था। 6 दिसंबर 78 को बरतो बामसेफ हुआ, 14 अप्रैल 79 से हम लोगों ने ऑपरेस्ट इंडियन शुरू किया, फिर उसका हिसाब किताब रखते गए। इससे मैंने सबक सीखकर उसी वक्त जब मेरे से हिसाब पूछा गया और पैसा इकट्ठा हुआ, हमने देखा कि भाई पैसा इकट्ठा हुआ है, पैसा इकट्ठा हुआ है 1 रुपया, और जिसने 1 रुपया दिया है वही कहता भी हिसाब किताब करो, और हिसाब किताब करते हैं तो वो उसमें कुछ निकलता नहीं है। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया कि आई मस्ट हैव, अगर मुझे इस समाज में को संगठित करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई मैं कैसे हिसाब किताब ये करता रहूंगा। सारा समय अगर हिसाब किताब में ही लग जाएगा, अगर सारा समय हिसाब किताब में ही लग जाएगा तो मैं काम कब कर पाऊंगा। हम लोग काम क्या करेंगे, रिजल्ट क्या दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि आई मस्ट हैव नो फैमिली एंड नो प्रॉपर्टी। मेरा कोई घर घाट नहीं होना चाहिए और मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर घर घाट होगा तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा समाज से इकट्ठा करके मैं ये काम चलाऊंगा तो मुझे हिसाब किताब देना होगा। हिसाब किताब देने का आज तो मैं, जब सैकड़ों में इकट्ठा होता है, जब सैकड़ों में भी नहीं होता है, 1 ही रुपया इकट्ठा होता है, तो तब तो मैंने हिसाब किताब दे दिया है। उसके बाद जब 10-20 रुपया 100 रुपए तक इकट्ठा होने लगा तो तब मैंने खजांची की जिम्मेवारी लगा दी। जब तक पूना में वो बामसेफ की मदद रही तो तब तक कभी 2000 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ। एक बार हमने, रिकॉर्ड है हमारा कि 2000 हमने इकट्ठा किया, हिसाब किताब भी 2000 का देना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन चुनाव लड़ते वक्त मैंने ये फैसला किया था कि जो चुनाव मैं लड़ूंगा तो उस चुनाव का जिस दिन रिजल्ट निकलते उस दिन दूसरे दिन अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, जो मैंने तजुर्बा करके किया, और दूसरे दिन ही वो फाइल क्लोज हो जानी चाहिए। और कोई भी कभी भी कितने साल के बाद भी मुझसे पूछ ले तो मैं वो फाइल खोल के उसको हिसाब किताब दिखा सकता हूँ। आज भी जो मैंने इलाहाबाद का चुनाव लड़ा और हारा, उसके बाद इटावा का चुनाव लड़ा, जीता, तो दोनों की फाइलें आज भी मौजूद हैं। हम बता सकते हैं कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और उसके बाद कितना पैसा बचा। मुझे याद है कि 2 लाख रुपया बचाकर हम लोग इलाहाबाद से लेकर आए थे और 2.5 लाख रुपया बचाकर हम इटावा से लेकर गए थे। तो हमने ये पैसे की जिम्मेवारी, पैसे की हम लोगों ने इकट्ठा करने की जो आदत है, जो समाज में आदत है, वो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर डाली है। जो हम पैसा इकट्ठा करके बचाकर ले गए थे तो उसमें
पढ़े लिखे कर्मचारियों का भी कुछ पैसा था, लेकिन समाज में दूसरे लोग जो पैसा देने लायक है उनको भी हमने इकट्ठा करने की आदत डाली। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़े पैसे से ज्यादा काम करने की जो आदत डाली है। मैंने 4200 किलोमीटर बाइसिकल चलाकर इस मूवमेंट को के लिए प्रचार किया। 4200 किलोमीटर बाइसिकल के ऊपर दिल्ली के चारों तरफ 7 सूबों में मैंने प्रचार किया। 4200 किलोमीटर क्यों किया? क्योंकि मैं अपने समाज के लोगों को बार बार कहता रहा कि भाई छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करो। अगर हमें बड़े साधन वालों का मुकाबला करना है तो छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करो। आप लोग पैरों पे चलकर और पैदल चलकर और साइकिल का इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को बनाओ। और मैंने कभी ज्यादा साइकिल चलाने के लिए सलाह नहीं दी, लेकिन जितना भी सलाह दी उतना भी लोगों ने नहीं मानी। एक बार मैंने 200 किलोमीटर तक साइकिल चलाने के लिए बड़ा भारी प्रयास किया। दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर है, दिल्ली से अंबाला कैंट 200 किलोमीटर है, और इसी तरह से जो भी 5 नेशनल हाईवे दिल्ली में आते हैं, 5 नेशनल हाईवे से 200 किलोमीटर से मैंने साइकिल पर सवार होकर प्रचार करते हुए हमारे साथी ये दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा मैंने उनको सलाह दी। और आगरा से भी मैंने 200 किलोमीटर से रैलियां मैंने शुरू की लोगों को तैयार करके। लेकिन दिल्ली में मैंने किसी जगह से 100 साइकिल को तैयार किया, किसी से 50 को किया, किसी से 40 को किया। भाई चलो भाई आप दिल्ली की तरफ चल तो दिए, लेकिन दिल्ली में सिर्फ एक साइकिल सवार पहुंचा। 200 किलोमीटर से ये दिल्ली है, 200 किलोमीटर से उनको चलाया और दिल्ली में सिर्फ एक आदमी साइकिल सवार पहुंचा। उसका नाम है अमन कुमार नागरा, हरियाणा का वो हमारा प्रेसिडेंट है, जिसको मैंने अंबाला कैंट से 40 आदमियों के साथ शुरू किया था। सिर्फ वो अकेला आदमी उधर पहुंचा। बाकी जो 300-400 आदमियों को मैंने शुरू किया था, एक नहीं पहुंचा। रास्ते में से कोई कितनी दूर से मुड़ गया, कोई कितनी दूर से चला गया। 200 किलोमीटर भी हमारे लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए भारी नजर आया। जब नौजवानों के लिए ये भारी नजर आया तो मैंने सोचा भाई मुझे तो इनकी आदत बदलनी है, मुझे इनकी आदत बदलनी है। तो ये लोग जितने पढ़े लिखे कर्मचारी है, जब मैं उनको ऑर्गेनाइज करता था तो बार बार वो दूसरों की तरफ उंगली उठाते थे कि हमारे समाज के नेता बिक जाते हैं। मैंने सोचा कि जब नेता बिकते हैं तो हमारे समाज के लोग उनको रोक क्यों नहीं सकते हैं भाई? उनको रोकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं रोक पाते हैं? मेरी समझ में नहीं आता था। एक दिन मैंने एक सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ा कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक्सेप्शन होता है, कोई और उनमें महापुरुष पैदा होता है तो वो एक एक्सेप्शन बन के चलता है। नहीं तो हमेशा लोगों को ऐसे नेता मिलते हैं जैसे लोग होते हैं। तो इस आधार को मैंने उत्तर प्रदेश में बनाकर लोगों को समझाना शुरू किया। मैंने
ये काम बीपी मौर्या के क्षेत्र में, जहां मुझे बार बार लोग बुलाते थे अपना प्रोग्राम के लिए, मैंने उनके लिए शर्त रखी, मैं सब जगह जाता था लेकिन अलीगढ़ नहीं जाता था। उन्होंने कहा कि आपने अंबेडकर मेला और व्हील्स पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया है लेकिन अलीगढ़ को छोड़ गए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे अलीगढ़ से नफरत है, क्योंकि उधर बीपी मौर्या के बारे में आप लोगों का अच्छा ख्याल नहीं है। बीपी मौर्या आप कहते हैं कि वो बिक गए, चले गए, मूवमेंट छोड़ गए, लेकिन मैं आपकी तरफ देखता हूं कि बीपी मौर्या चले गए, आप दूसरा आदमी क्यों नहीं पैदा कर पाए? अगर आप लोगों ने बीपी मौर्या को पैदा किया है तो भाई आप दूसरा भी किसी को पैदा कर सकते थे। अगर एक चला गया है आप दूसरे पैदा कर सकते थे। तो मैं नहीं मानता हूं कि आपने बीपी मौर्या को पैदा किया है, वो अपने आप पैदा हुआ, अपनी कमाई करके चला गया। इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिलते हैं जैसे लोग होते हैं। अगर बीपी मौर्या बिकता है तो इसका मतलब अलीगढ़ के लोग बिकने वाले लोग हैं, जिनमें वो पैदा हुआ है वो बिकने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं अलीगढ़ को तैयार नहीं करना चाहता हूं, मेरे बस का काम नहीं है। तो उन लोगों को बुरा लगा कि भाई ये तो बोलता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, हमको इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को तैयार कर रहा है लेकिन अलीगढ़ को छोड़ दिया है, तो अभी इनको किसी हालत में मनाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। जब मैं आऊंगा उधर तो स्टेज पर चढ़ने से पहले आप लोगों ने मुझे सिक्कों में तोलना है। स्टेज पर चढ़ने से पहले आप लोगों ने मुझे सिक्कों में तोलना है। तो 17,000 रुपया उन्होंने सिक्कों में तोलकर मुझे दिया। फिर मैं स्टेज पर चढ़ा। स्टेज पर चढ़ते ही बोला मैंने उनको कि भाई अब मैं आप लोगों से बात करने को तैयार हूं, क्योंकि आप लोगों ने बिकना है, लेकिन मेरा शेयर तो आपने पहले दे दिया है ना। आप बिक जाएं और बाद में मैं हाथ मलता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब आप अगर बिक जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया है। आप लोगों ने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया है, अगर आपको अब बिकना है तो बिक जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बिकेंगे, अभी हम आपकी बात मानेंगे। और मैंने उनसे कहा कि ये जो आपने मुझे दिया है ये भी समाज के ऊपर ही लगने वाला है। तो इस तरह से साथियों, तो आदत को बदलने के लिए मैंने लोगों से कहा कि मैं ये प्रचार करना चाहता हूं कि पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिलते हैं जैसे लोग होते हैं। अगर हमें ना बिकने वाले नेता चाहिए तो हमें ना बिकने वाला समाज बनाना होगा। आओ हम मिलकर ना बिकने वाला समाज बनाएं। ये प्रचार करने के लिए मैंने साइकिल का इस्तेमाल किया और मैंने 4200 किलोमीटर ये प्रचार किया। मेरे पीछे लोग आते गए जाते गए, लेकिन मैं 4200 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी साइकिल से नहीं हटा। जितने किलोमीटर हम चले तो 4200 किलोमीटर मैंने पूरे किए। और मैंने शुरू किस दिन किया था? जिस दिन मेरा 15 मार्च को 40 साल का जन्मदिन हुआ था। जब 50 साल की उम्र हुई थी, जिस दिन 50 साल की मेरी उम्र हुई, उस दिन मैं 50 आदमियों को लेकर 4200 किलोमीटर चलने का, साइकिल के ऊपर प्रचार करने का प्रोग्राम बनाया। 4200 किलोमीटर 38 दिन में पूरे करने के बाद फिर मैंने लोगों से कहा कि अब आप 200 किलोमीटर तक
ये संगठन बनाने का काम साइकिल से आप करें। 5000 किलोमीटर मैं पैदल चला हूं अपने समाज को सलाह देने के लिए कि भाई 20 किलोमीटर तक आप पैदल चला करें, 20 किलोमीटर तक आप पैदल चला करें अपने समाज को संगठित करने के लिए, अपने समाज की मूवमेंट को पैदा करने कामयाब बनाने के लिए, और 200 किलोमीटर तक साइकिल का इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने बाद में मैंने इस मूवमेंट को पॉपुलराइज किया और मेरा ख्याल अभी तो पूरी बाकी चीज तो आपको कोई बाकी लोग बताएंगे या फिर कभी मौका होगा तो बताऊंगा कि मैंने बड़ी भारी लहर उत्तर प्रदेश में इस आधार पर पैदा की। और मैं एक मीटिंग में तब जाता था जब मुझे लोग तोलते थे पैसों में, जहां मुझे तोलते थे पैसों में उसी में मैं जाता था। सरकार ने जब बामसेफ को तोड़ा, जब सरकार ने बामसेफ को मुझसे छीना, तो वो क्यों छीना? क्योंकि बामसेफ के लोगों ने सरकार को बताया कि कांशीराम समाज से पैसा इकट्ठा करता है और हमारे माध्यम से इकट्ठा करता था। उस वक्त तक सरकार, दिल्ली की सरकार ये सोचती थी कि कांशीराम को पैसा विदेशों से आता है। उस वक्त तक सरकार सोचती थी कि कांशीराम को पैसा विदेशों से आता है, लेकिन जब उसको पता चला कि ये तो इन टट्टुओं से पैसा इकट्ठा करता है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे खिलाफ 200 पेपरों में अभियान चलाया पहली बार, खासकर जिन पेपरों में हमारे लोग निकालते हैं कि कांशीराम को पैसा मत दो, कांशीराम को पैसा मत दो। लेकिन कांशीराम ने उस वक्त अपनी शख्सियत इतनी बना ली थी कि मैंने अपने लोगों से कहा कि अब मैं आपके प्रोग्राम में तभी आऊंगा जब आप मुझे सिक्कों में तोलेंगे और कम से कम 10,000 आदमी मेरे सामने, 16,000 आदमी, 16,000 रुपया मुझे दोगे, 12,000 रुपया दोगे, 12,000 आदमी मेरे सामने होंगे और 3,000 बाइसिकल आप मुझे दिखाएंगे। तो मैं 100 मीटिंगों में ऐसा किया, तो 12 लाख रुपया मैंने 100 दिन में इकट्ठा किया। अपने लोगों से 12 लाख रुपया मैंने 100 दिन में, जिसमें कोई कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, समाज का हो गया था, कर्मचारियों से बढ़कर समाज का हो गया था कि 12 लाख अगर आप मुझे मीटिंग लगाना चाहते हैं, मैं आऊंगा, आप मुझे सिक्कों में तोलेंगे या सिक्कों में तोलना भी बंद करो, मैं सिक्के लेके क्या घूमता रहूंगा, कैश दे दो 12,000 रुपया, 12,000 आदमी इकट्ठे कर लो और 3,000 साइकिल दो। मैं जाकर जहां मीटिंग होती थी उससे 1 किलोमीटर दूर बैठ जाता था और टीम भेजता था कि जाकर गिनो कि क्या 3,000 साइकिल हैं, क्या 12,000 लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो तब मैं स्टेज पर जाता था और 12,000 रुपया लेकर तब मैं स्टेज पर चढ़ता था। ठीक है साथियों, मुझे तो अभी हवाई जहाज पकड़ना है, तो मैं तो खैर अभी ये बात अभी बहुत देर के बाद आप लोगों से मिला हूं, कुछ बातें मैं आपको बता ही देना चाहता हूं। अभी 5-7 मिनट, अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो मेरा हवाई जहाज मिस हो जाता, क्योंकि 12 बजे तो मुझे पंजाब जाना है। फिर तो ख्याल है मैं बहुत बार आप लोगों को बताया है। तो मैंने अपनी तमन्ना को सच्ची बनाकर, अपनी सही बनाकर बहुत से रास्ते निकाले हैं, और अब हम ऐसे मौके पर है कि जब मैं ये प्रतिज्ञा करके चलता हूं कि 20वीं सदी खत्म होने से पहले हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। इनसे सबक सीखना है, तो सबक सीखकर ही मैं आगे बढ़ता रहा हूं, इससे भी सबक सीखूंगा और मुझे क्या उसमें संशोधन करना है वो भी संशोधन करके हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे आगे 10 बजे तक दिल्ली पहुंचना है और 10 आदमी मेरा 10 जगह से इंतजार कर रहे हैं, उनको बोल के आया हूं। हिमाचल प्रदेश से लेकर बंगाल तक के लोग बैठे हैं, उनको 1 घंटे में समाप्त करके 12 बजे फिर मुझे आगे बढ़ना है। मैं तो तमन्ना को सच्ची करके आगे बढ़ रहा हूं,
आप लोग भी अपने बारे में सोचो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद।